तो मुझको तो लगा, जब रोड आया तो मुझे लगा कि यही क्रांति है, क्योंकि वो जंगल राज के बाद बिहार को वो चीज मिला। क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमारा नालंदा चिप्स क्यों नहीं हो सकता है, हमारा हाजीपुर चिप्स क्यों नहीं हो सकता है। सब अपनी कुर्सी बचाने के फेर में रहे। 80 से 90 को मैं जेसीबी फैक्टर कहता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवजा आजाद। ये कोई प्रशांत किशोर का डिजिट नहीं है कि आप 4-5 डिजिट घुसा दीजिए और बिहार के पिछड़ेपन को डिकेट कीजिए। बिहार के पिछड़ेपन के लिए बहुत रिसर्च हुए हैं। किसी इंडस्ट्री को, डॉक्टर शेखर सिंह के बाद हमने इंडस्ट्री को तरजीह नहीं दी। हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के कितने चांसेस थे, हमने कुछ नहीं किया। अगर हॉस्पिटेबल लैंड था तो तेरा बेगूसराय में कैसे लग सकता। तो एक राय जी दूर दूर रहे होते हैं, नीतीश कुमार की गाड़ी हॉर्न देती है तो वो हटाते नहीं हैं। तो नीतीश कुमार गाड़ी में से कहते हैं कि आज ये हटाएगा, इसका नेता जीता है। और जैसे निकल के बाहर आते हैं तो राय जी को पूछते हैं, क्या राय जी क्या हाल चाल है। तो राय जी कहते हैं हमारा तो ठीक है, अपना नाम बताइए। लालू जी के राजद और तेजस्वी जी के राजद। बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसकी राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाली धुरी बनती है। यह वही धरती है जहां सामाजिक न्याय के आंदोलन उठे, लोकतंत्र के नए नए प्रयोग दिखे और हर चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन आज सवाल यह है कि वर्तमान बिहार किस दिशा में खड़ी है। विकास, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, पलायन, जातीय समीकरण और बदलती राजनीति, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों से आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे देश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और प्रखर राजनीतिक विशेषज्ञ संतोष सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारी इस खास एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बिहार की राजनीति को आपने करीब से देखा है, उस पर विश्लेषण किया है और आपकी किताबें आई हैं और वो बेस्ट सेलर रही हैं। बिहार की राजनीति पहले और आज के दिशा में, मतलब भूत और वर्तमान में, आप क्या सबसे बड़ा बदलाव देख रहे हैं? पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत लोडेड है और इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ सब आ गया। अब इसमें क्या होता है ना कि आप सिंहावलोकन करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं, फिर आगे की तरफ देखते हैं। अब अगर आप 25 के बाद का कट ऑफ पॉइंट मान के चलते हैं कि अगर आप पाठकों को, दर्शकों को बताने के लिए हम अगर शुरू करें तो सबसे बड़ा लैंडमार्क तो 2026 का साल, या फिर चुनाव के हिसाब से देखेंगे 2025 का चुनाव। 2025 के चुनाव में जैसे 202 सीट आए 243 के हाउस में, ये एक ओवरवेलमिंग मैंडेट था। तब जबकि लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे थे, उनके राजनीतिक अवसान की चर्चा कर रहे थे, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार इस तरह से आते हैं जिसे लोग कहते हैं ये कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और 202 सीट लेकर के आता है। और उसके तुरंत 3-4 महीने के बाद आप देखते हैं कि जो बीजेपी, जिसको लोग कहते थे, बहुत लोग अपोजिशन के लोग, ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने राजनीतिक रूप से दिए, तो बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है। अभी तक जेडीयू लेड एनडीए थी, अब पहली बार बीजेपी लेड एनडीए होता है। और इसको मैं एक सैफरन सोशलिज्म के टर्म के में देता हूँ कि एक सोशलिस्ट धड़े से आता हुआ एक व्यक्ति, सम्राट चौधरी, जो कि जिसने की अपनी राजनीति समता पार्टी से शुरुआत की, वो आकर के और राजद में रहे, जदयू में रहे, फिर भाजपा में आए, तो वहाँ जा कर के वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा बदलाव है, जो कि एक फाइनल फ्रंटियर बीजेपी के लिए माना जाता था। 2 प्रदेश फाइनल फ्रंटियर माना जाता था, बिहार और बंगाल। 2026 में दोनों ही फाइनल फ्रंटियर को बीजेपी ने क्रॉस कर लिया। बिहार में आंशिक रूप से, चूँकि अभी भी बीजेपी के साथ जो सहयोगी है जेडीयू है, और बंगाल में पूर्ण रूप से। तो मैं इस तरह से मानता हूँ, अगर बदलाव की अगर बात करें, राजनीतिक बदलाव कहें, तो अराइवल ऑफ बीजेपी इज़ द डिफरेंस। अदरवाइज अगर 2005 से 25 का दें, इट वाज नीतीश कुमार ऑल द वे। चूँकि मेरा ये सवाल पूछने का संदर्भ ये था, आपकी जो पुस्तक है जेपी टू बीजेपी, उसमें पहले से ही पूर्वाग्रह हो चुका था 2026 की राजनीति का, तो उसके कंपैरिजन में ये सवाल मैंने ओवरलोडेड जो आपने कहा ये था। बिहार की राजनीति आज भी जाति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, इसका मुख्य कारण आपको क्या लग रहा है? मतलब ये देखिए, सिर्फ बिहार की राजनीति की बात नहीं है, ये आप उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आप देखिए एम.एन. श्रीनिवास ने बिहार के गांव का अध्ययन तो नहीं किया था, उन्होंने साउथ के बिहार का अध्ययन किया। बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं सब लोग, सारे साहित्यिक, सारे जितने भी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, उनको अभी भी रेफर करते हैं। और
फ्रेंसिन आर फ्रेंकल और एम.एस.ए. राव की किताब है कास्ट डोमिनेंस इन इंडिया, और लंबा सा नाम है, पूरा एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं आ रहा है। तो उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो आपको कास्ट की ट्रेजेक्टरी बताएगा। और फिर उसके बाद में जेफरी विट्सो, बड़े राइटर हैं, उनकी किताब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट आई, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को ये दिखाया। तो कास्ट सिर्फ बिहार की राजनीति का सच नहीं है, पूरा अगर पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं कास्ट है, लेकिन कहिए कि कास्ट का ओवर प्लेइंग या ओवरडू करना उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, इसके बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए, अब इसके लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। अब जैसे कि जाति की सभा 1894 के आसपास से मैंने जाति की एक तरह से ग्रुप बनना शुरू हो गया था। पूरे उस 1890 से लेकर के 1920 तक आप गोप सभा, हितकारिणी सभा, जाति की सभाओं बनी। फिर उसके बाद आप देखिए कास्ट वार हुआ तो जाति की सेनाएं बनी, प्राइवेट आर्मी बनी, फिर कास्ट कन्फेडरेशन हुए, सहजानंद सरस्वती आए, आर.एल. चंदापुरी आए। तो ये कास्ट की चर्निंग चल रही थी। अंतर ये हुआ कि 1950 के पहले उन्हें, या फिर 1950 के बाद, या जो चुनाव हमारा जो शुरू होता है 1952 में पहले शुरू हुआ था, पहले क्या था कि एक तरह से अपर कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स थी। वो उनके पास रिवेन्यू मॉडल अंग्रेजों ने उन्होंने दे के रखा था। लेकिन पोस्ट रिजर्वेशन के बाद सब लोग अपनी जाति के सरनेम की तरफ चले गए, अपना कास्ट प्राइड में उनके चले गए, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल क्वाइनेज था। तो ये हुआ। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति क्या थी? वो पिछड़ा पावे में 100 का 60 नारा दिया था। वो क्लास की बात कर रहे थे, वो कास्ट की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इवेंचुअली वो कन्वर्ट हुआ कास्ट में, और कास्ट में कन्वर्ट हुआ तो आपने देखे कि कांग्रेस के किले को सबसे पहले 1967 में जब 8 राज्यों में पूरा सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तो पहली बार ध्वस्त हुआ, उसमें बिहार भी एक शामिल था। तो वो फर्स्ट का टॉप पॉइंट आता है। बिहार में 3 सोशलिस्ट लैंडमार्क हुए, 67, 1977 एंड 1989। अब बिहार के संदर्भ में लें तो 1990। तो जबकि समाजवादी एक तरह से 67 में एक तरह से प्रवेश होता है, और 77 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अराइवल होता है, और 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार वहाँ बनती है, यहाँ 90 में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक तरह से बिहार में संपूर्ण रूप से सोशलिस्ट अराइवल हो जाता है। तो ये कास्ट का इतना ताना बाना बुना हुआ है, अंदर इतनी गुत्थम गुत्थी है, उसको नहीं ले सकते हैं। भले ही नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने विकास की राजनीति की, विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, लेकिन टिकट देने की जब बात होती है तो सबके पास कास्ट के लिस्ट होते हैं, सरनेम्स वहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ कितना नोनिया होगा, ईबीसी की और कौन सी जातियाँ होगी, ओबीसी का क्या दिया जाए, किसको दिया जाए, वो सारे मंथन होते हैं। हमारे समाज का मेक ही ऐसा है, और हमारे पॉलिटिक्स में रिलीजन और कास्ट 2 ऐसी लकीरें हैं जिनका इंटरप्ले चलते रहता है। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि बिहार की राजनीति की बात नहीं है। बिहार की राजनीति में कास्ट बदनाम है, पूरे भारत की राजनीति में ये प्ले होता है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को इस चीज़ में ज़्यादा निशाने पर लिया जाता है। जी बिल्कुल। फिर मैं आपके पुस्तक पे ही आऊँगी, कर्पूरी ठाकुर और जननायक के बाद लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण। ये दोनों पथ प्रदर्शक रहे हैं, आइडियल रहे हैं, जो भी जितने भी नेता रहे, चाहे वो लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, सुशील मोदी रहे, सबके। ऐसे में उनकी विचारधाराओं को लेते हुए भी अगर ये जातीय मतलब पॉलिनेशन आ रहा है अगर इनके अंदर, तो क्या कहाँ से ये लैग कर रहा है ये चीज़ें? नहीं, उसको देखिए, इसका सवाल को बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आप इसको सिंपलिस्टिक नहीं कर सकते हैं इसको। आप देखिए जयप्रकाश नारायण की अगर जा जाएंगे कि आप उनके थोड़ा सा स्टडी करेंगे जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने आपने लोकनायक कहा जाता है, तो आप सोचिए कि एक जो आदमी जो मार्क्सिस्ट ट्रेनिंग लेके आता है और उसके बाद वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट हो जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जब होती है यहीं पटना के इंजुमन इस्लामिया हॉल में, आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेंबर 17 मई 1934 को, उसमें यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, सब लोग हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, जयप्रकाश नारायण उसमें मुख्य स्तंभ हैं। वो शुरुआत होती है तो वो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं जो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है वो उनके दिमाग में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश नारायण ने एक समय में कास्ट की पॉलिटिक्स को, जो ओबीसी की पिछड़ों की पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने उसी शिद्दत से किया। फिर जाकर के 48 में उनका कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है, फिर उसे कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। पहले तो कांग्रेस के अंदर ही सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक रेडिकल ग्रुप थी, फिर वो वहाँ जाके अलग होता है, अलग होते हैं। फिर वो व्यक्ति
सोशलिस्ट पार्टी में रहते हैं, फिर उसके बाद 50 में छोड़ देते हैं, फिर वो सर्वोदयी भूदानी हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं बीच में। प्रचंड रूप से जब 64 में जाकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनती है, फिर भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीवित रहती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को फिर भी बाहर से समर्थन करते हैं, वो फ्रेम के बाहर रह करके। जब तक लोहिया रहते हैं, 67 में लोहिया की मृत्यु हो जाती है अक्टूबर में। लोहिया की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर जयप्रकाश नारायण का उदय होता है। वैचारिक राजनीति में जयप्रकाश नारायण फिर से आते हैं। एक तो 1942 में जब नायक बने थे, नखा तमाके बूझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है, जब रामधारी सिंह दिनकर ने उनके लिए लिखा था, हजारीबाग जेल के वो सामधेनी अपनी रचना में लिखा था। लेकिन जयप्रकाश नारायण का जो जयप्रकाश नारायण 2.0 आता है, वो 74 के जयप्रकाश बिहार आंदोलन, जिसको बाद में जयप्रकाश मूवमेंट के रूप में, जेपी मूवमेंट के रूप में जाना गया, वहाँ आते हैं। और उसके तले जो आपने सेकंड नाम कर्पूरी ठाकुर का लिया, वो कर्पूरी ठाकुर उन्हीं के टुटलेज में कर्पूरी ठाकुर वहाँ आते हैं। कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश दोनों की प्रायोगिक रूप से जयप्रकाश को फॉलो करते हैं, आइडियोलॉजी में राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते हैं। वो पूरा जो उनका सप्त क्रांति का था नारा, वो सारा वो लोहिया के से इंस्पायर्ड था, वो चौकम्बा राज से इंस्पायर्ड था। उस चीज़ को, उन दोनों कॉम्बिनेशन को कर्पूरी ठाकुर इम्बाइब करके जयप्रकाश की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एक तरह से उनके डेथ तक 1988 फरवरी तक वो चलती है। और उसके बाद फिर वो सोशलिस्ट धड़े में आप देखते हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का उदय होता है। तो मतलब बिहार की जो उस समय की वैचारिक राजनीति थी और उसके बाद उनके ही अनुयायियों द्वारा जो रहा, उसमें अंतर रहा, ये हम मान सकते हैं इसको? नहीं, अंतर नहीं रहा उस लिगेसी को, बल्कि वाहक हुआ, उसको अलग तरह से उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। देखिए, कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम, बहुत आसान है। कांग्रेस ने सिर्फ अपर कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स की। अब ध्यान से कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देखिए। कांग्रेस में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद किसी ने 5 वर्ष पूरा नहीं किया। 67 से 72 का जो संक्रमण काल था, 67 से 72 के संक्रमण काल के बीच में ही प्रयोग हुए, जिसमें कि आप दरोगा राय बने, भोला पासवान शास्त्री बने, विदेश्री बीपी मंडल बने, ये सब बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ओबीसी और दलित मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन कांग्रेस को जैसे पूर्ण सत्ता मिलती है, तुरंत जाकर के 72 में केदार पांडे मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर वो अब्दुल गफूर आता है। फिर 80 से 90 को मैं जेसीबी फैक्टर कहता हूँ, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत आजाद, और फिर सत्यनारायण नारायण सिन्हा, फिर 3 महीने के लिए जगन्नाथ मिश्रा, अपर कास्ट। तो जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स को उन्होंने सोशल लफ्ज को कभी पकड़ा नहीं। मैंने लिखा है कि सामाजिक पल्स को कांग्रेस, तो उसी का प्रतिफल था। उसी के विलोम में जितनी राजनीति हुई, डॉक्टर लोहिया की राजनीति हुई, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की राजनीति हुई, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की हुई, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार की राजनीति हुई, रामविलास पासवान की हुई, और बाद में आप उपेंद्र कुशवाहा को भी जोड़ सकते हैं। सबकी राजनीति उस विलोम में, उस कांग्रेस के जो विलोम में जो धारा रह सकती थी, जिसमें कि उन्होंने ओबीसी एम्पावरमेंट की बात की, तो वो अलग नहीं है। उन्होंने सोशलिस्ट के कंसेप्ट को डाइल्यूट किया हो, परिवारवाद मिला दिया हो, उन्होंने वो सोशलिस्ट को, सोशलिज्म सोशल एक्सट्रीम हो गया हो, ये आप कह सकते हैं। लेकिन धारा जो भले ही एक तरह से मंदाकिनी की तरह वहाँ से निकली थी, अब बनारस पहुँचते पहुँचते जब गंगा एक तरह से छोटी सकरी हो जाती है, कानपुर पहुँचते पहुँचते, तो वो ये सॉरी का नाम, वहाँ तक उसको और सकरी करते हैं, तो उसको और भी धाराएं, जैसे गंगा को बहुत सारी नदियाँ रिप्लेनिश करती है, उसको आप गंगा जल कहते हैं, असली गंगा जल होता नहीं है, वो उस मिलावट हो जाती है। तो इस तरह से बिहार की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स भी डाइल्यूट हुई डिफरेंट फैक्टर्स। तो इससे कार्यशालाएं इफेक्ट रही, ये भी हम कह सकते हैं कि बिहार का जो पिछड़ापन रहा, कहीं ना कहीं ये मूल कारण रहा? नहीं, पिछड़ापन के तो बहुत सारे कारण हैं। वो तो आप आर्थिक सवालों पर चले गए हैं, तो उसमें तो पिछड़ापन के आप कारण जाएंगे तो आप सबसे पहले आपको परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जानेगा, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की तरफ जानेगा, बिहार के बंटवारे की तरफ जाना पड़ेगा, बिहार का लैंडलॉक्ड होने के कारण को जानना पड़ेगा। और उसके बाद हमने किसी इंडस्ट्री को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद हमने इंडस्ट्री को तरजीह नहीं दी। हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के कितने चांसेस थे, हमने कुछ नहीं किया। हमने 2-4 जितनी फैक्ट्रियां लगी, श्री बाबू और के विसाय के टाइम तक लगी, 13 फैक्ट्रियां सिर्फ आप अगर बिहार में नहीं हो, अगर हॉस्पिटेबल लैंड था तो 13 बेगूसराय में कैसे लग सकता है? एक राजनीतिक जीत, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, तो वो श्री बाबू ने दिखाई थी। उसके बाद किसी ने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर रहा, लगता है कि कांग्रेस का राज चला, किसी ने 5 वर्ष पूरा नहीं किया, सब अपनी कुर्सी बचाने के फेर में रहे। और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का क्या है, वो इंडस्ट्री के जनरली खिलाफ होते हैं।
तो नहीं लालू प्रसाद ने लगाया और अब नीतीश कुमार ने छिटफुट लगाया। अब जा कर के उनके लास्ट टर्म में जो है वो शुरू हुआ था कि कुछ कुछ इथेनॉल आ गए, बेगूसराय में पेप्सिको का आ गया, कुछ सीमेंट का आ गया, तो ये प्रयास आ गया। बहुत दिनों के बाद 5 स्टार होटल पटना में आया, तो ताज आया बहुत दिनों के बाद, कि हम लोग सोचते थे कि ये आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बाद में आई, पिछड़ेपन के कारण। बहुत सारे कारण है हमारे, एक तरफ से सुखाड़ होता है, एक तरफ हमारे पास फ्लड है, और हमने उस तरह से दोहन नहीं किया अपनी ज़मीन का, उस तरह से वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं की, हरित क्रांति का हमको लाभ नहीं मिला। वो कम्प्लीटली इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इसको इकोनॉमिक्स से जब तक वीव नहीं कीजिएगा तब को बिहार के पिछड़ेपन को डिकोड करना बहुत आसान नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का डिजिट नहीं है कि आप 4-5 डिजिट घुसा दीजिए और बिहार के पिछड़ेपन को डिकेट कीजिए। बिहार के पिछड़ेपन के लिए बहुत रिसर्च हुए हैं, और भी शोध की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। मुझे जो एक साधारण पत्रकार की तरह समझ में आता है, मुझे लगता है कि हमारे पास केला है तो हम केरला का चिप्स क्यों खाएं भाई। आलू है, हमारे पास टोमेटो है, हमारे पास मखाना है, हमारे पास मेज है, तो हमारे पास इतनी सारी सब्जी की वैरायटी है, उसकी प्रोसेसिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा नालंदा चिप्स क्यों नहीं हो सकता है, हमारा हाजीपुर चिप्स क्यों नहीं हो सकता है। हम किसी ब्रांड का नाम न क्यों लेंगे कि हम अपने विश्लेषण में लूप होल क्या, मतलब अगर 5 लूप होल बताना पड़ा इन सब कारणों का फैक्टर, जो क्या कॉज फैक्टर रहा कि ये सब चीज़ों पे काम नहीं हो पाई है, आज तक दशक पीढ़ियां बीत चुकी हैं। फोकस्ड पॉलिसी की कमी नहीं ना हमारे पास। हमने जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो 2006 में लाई, अब हम सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं। अब आपके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई आता है तो 30 दिन नहीं, अगर होल्ड रहेगा फाइल तो 31वां दिन वो पास हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम 2006 में कहा था। अब छोटा सा देश सिंगापुर है, उसके पास क्या है, आइलैंड है, इट्स जंगल ऑफ कंक्रीट। उसके बाद उन्होंने प्रोसेसिंग को, आपको इंडस्ट्री लगाने के प्रोसेसिंग को इतना आसान कर दिया है, और उसके कारण से आप उस प्रोसेसिंग के फी से एक उसकी इकोनॉमी चल रही है। हमारे पास इतना टूरिज्म है, अब हम इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अब हम हेली टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अब हम सिंधु दर्शन यात्रा की बात कर रहे हैं, अब हम दुर्गावती जलाशय कैमूर की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते थे हम? नवादा वाले जलप्रपात की बात कर रहे हैं। इतने दिन में हम ग्लास ब्रिज बना पाए हैं, एक ग्लास ब्रिज। तो एक ग्लास ब्रिज, एक महाबोधि टेम्पल, एक राजगीर से काम नहीं चलेगा। छोटा से देश घाना, साउथ अफ्रीका का बहुत देखिए टूरिज्म इकोनॉमी चलती है। तो जब तक आपके पास एक विजन की क्लैरिटी नहीं होगी और एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, जो कि अब जो नीतीश कुमार के राज में धीरे धीरे वो चीज़ें दिख रही है कि अब लॉन्ग टर्म सोच की तरफ जा रही है। अभी तक तो हम बिजली पानी सड़क में, बीएसपी फैक्टर, बिजली सड़क पानी में उलझे हुए थे, तो हम उससे निकले। ये विकास थोड़ी है, बिजली सड़क पानी विकास नहीं है, ये तो मूलभूत है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम बीएसपी करें तो क्या किया। तो हम अगर तुलना करेंगे तो हम तुलना करें गुजरात से करें, महाराष्ट्र से करें, कर्नाटका से करें। आज आप कर्नाटक में देखिए, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से 97-98 में कर्नाटका में किया था। 2 रोड हुआ करते थे, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, ब्रिगेड रोड। आज 1000 गुना उस शहर का विकास हुआ है। आप जाइएगा, कुछ कोने में लगेगा यूएस आ गए आप। तो वो विकास बिहार में क्यों? बिहार में जैसे गंगा में ट्रांस जमुना है दिल्ली में, ट्रांस गंगा टाउन यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं हाजीपुर, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल हब बन सकता है? हमने इस दिशा में क्यों नहीं सोचा? एक एजुकेशन, और छोड़िए एजुकेशन, हमारे बच्चे बीपीओ में और जगह काम करते हैं। मेरा खुद का बेटा बेंगलोर में काम करता है, तो काम तो बेल्जियम क्लाइंट और बाहर के क्लाइंट के लिए करता है, वो काम तो बैठ के बेंगलोर में कर रहा होता है। वो काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अब हम 11 सैटेलाइट्स की टाउन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डिले है। हम लोग खुश हो रहे थे कि रोड बन गया, अरे यहाँ नहीं जा पाते थे तो रोड, इसी में खुश थे। मेरा खुद का बांका जिले में एक रामजुआ गांव है, वहाँ अब मैं जब जाता था बांका 3 घंटा लगता था, 3.5 आवर। वो टाटा मैक्सी चलता था, कभी ऐसे रोड पर कभी वैसे। तो मुझको तो लगा, जब रोड आया मुझे लगा कि यही क्रांति है, क्योंकि वो जंगल राज के बाद बिहार को वो चीज़ मिला। कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर रहा हो लोगों के अंदर कि वो आपका सवाल आएगा तो मैं लूँगा। आपका फुल फ्लेट प्रश्न क्या है वो पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, आप पूछिए तो मैं उसका जवाब दूंगा उसी तरह से। नहीं, मेरा सवाल यही था कि मतलब ये कारण जो रहे कि लोग सड़क बन रही है देख के खुश हो जा रहे हैं बिहार में, उस समय नीतीश कुमार के कार्यकाल समय की बात कर रही हूँ, तो उसके पहले जंगल राज था। लोग ये जंगल राज एक बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है, और किसी भी समीक्षक को, किसी भी के कार्यकाल को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। फिर बिहार के बाहर रहने वाले, बिहार के अंदर रहने में क्या अंतर हो जाएगा? ये एक सिविक इशू को लेकर 97 आई थिंक 90 एक हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था
जिसमें कि कोर्ट ने एक लाइन का इस्तेमाल किया था, उसको एक ब्रॉड फलक पर इस्तेमाल किया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी, कास्ट मैसेकर्स हुए, किडनैपिंग फॉर रैंसम हुए, रोड रॉबरी हुए, सब सारा मानता हूँ, लेकिन सोशल एम्पावरमेंट का जो काम हुआ 1995 के बीच में, वो भी बहुत बड़ा हुआ। जो गरीब गुरुओं को जो खाट मिली, जो सेंस ऑफ एसर्शन मिली, कुर्सी मिली। चरवाहा विद्यालय खराब कंसेप्ट नहीं था, पालम विद्यालय खराब कंसेप्ट नहीं था। ये प्रौढ़ शिक्षा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता था अगर वो लालू प्रसाद जी वो विजन के साथ आते, एक बजट के साथ आते, और एक जो उनको एक कास्ट का एक क्वेश्चन मिल गया, रिलीजन का MY फैक्टर जिसको बोलते हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर, उनको लगा कि ये अजय फैक्टर है, तो वो तिलस्म भी उनका टूटा। तो वो जो उन्होंने जो फॉर द फर्स्ट 5 years ही वांटेड टू डू समथिंग, लेकिन 95-91 की ऐसी जीत हुई अनडिवाइडेड बिहार में, 54 सीट में 48 सीटें आ गई, फिर लंडल कमंडल हो गया, तो सारी चीज़ें इनके साथ होती चली गई, बड़े नेता होते चले गए। तो एक तो उनको पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी दिखती है, तो 95 तक सारे गरीब गुरबे इनके साथ थे। तो मैंने उनके फेज को 3 टर्म में डिवाइड किया है कि एक तरह से कहिए मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के दौर में घुसती है तो वहाँ से उनका पतन शुरू होता है, उनको यादव नेता के तौर पर दिखते हैं। जो ग्रेट EVC फैक्टर है जिसको हम पचपौनिया कहते हैं, 5 गांव में आप देखिए शादियां करते हो तो शादी में देखिए पचपौनिया सेक्टर किसकी ज़रूरत होती है। मालाकार माली हो गया, पान वाले चौरसिया, बढ़ई हो गए आपके, हलफाल वाले, और 2 और हो गए आपके ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण तो दूसरा वो EVC में हो गया। अच्छा, EVC। अब माला हो गया, अब पान हो गया, बढ़ई हो गया, हलफाल वाले हो गए, कुम्हार हो गए, अन्नाई। ये 5 पौनिया जो हम पचपौनिया जो बोलते हैं, इसीलिए 5 पौनिया सिस्टम हमारे इकोनॉमी के पार्ट थे, उनको मिलते थे। तो उसके पीछे EVC के पूरा धड़ा जिसको कि देख नहीं रहा था, जो कि मुस्लिम EVC को जोड़े 36% का बहुत बड़ा ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर NDA ने काम किया, वहाँ से फिर NDA को ओपनिंग मिलती है। और आज के डेट में EVC इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जो उस पर सबकी नज़र चली गई। तो ये सिर्फ ये एक स्वीपिंग का ना, ये ठीक है, डेवलपमेंट के इंडाइसेस में लालू प्रसाद राबड़ी देवी का काल बहुत ही नीचे था, और नीतीश कुमार इतने बड़े इसीलिए दिखाई देते हैं कि लालू प्रसाद के कारण डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत नीचे था। अगर प्लस में होता तो नीतीश कुमार का कार्यकाल इतना बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। हम रेमिंगटन टाइपराइटर से IT तक आए हैं, कोने में खटखट की आवाज़ आती थी, एकदम आप स्टेयर केस पर चढ़ें तो वो पान के पिक मिला करता था। और आज के डेट में आप अगर जाएंगे बिहार के किसी भी ऑफिस में, आपको लगेगा कि किसी 5 स्टार में आ गए। तो एक कंक्रीट एकदम एक तरह से कहिए कि रेनेसा ऑफ कंक्रीट हुआ है बिहार में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेनेसा ऑफ कंक्रीट इज नॉट द सॉल्यूशन। रेनेसा ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ऑल्सो इज नॉट द सॉल्यूशन। रेनेसा ऑफ डेवलपमेंट, रेनेसा ऑफ इंडस्ट्री कुड बी द सॉल्यूशन। प्रशांत किशोर ने भी इसी टॉपिक पे बात करके राजनीति में आए और बिहार से मतलब बहुत बुरी तरह मात खा गए। तो जब बिहार को ये डेवलपमेंट चाहिए ही, तो फिर ऐसे उम्मीदवार क्यों नहीं चाहिए, ऐसे मुखिया क्यों नहीं चाहिए, ऐसे नेता क्यों नहीं चाहिए फिर, जो इस टॉपिक पे बात भी करे जातीय समीकरण से उठ के? नहीं, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो उनको समय चाहिए। पॉलिटिक्स सीधे लॉन्ग टर्म गेम होता है, और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक 5 वर्ष का प्रोजेक्ट बनाया और आप आएंगे सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। प्रशांत किशोर डिड आस्क सम गुड क्वेश्चंस, सारी अच्छी बातें कहीं, माइग्रेशन की बात कही, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अच्छे सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में उनको बताया कि भाई आप राजनीति में आप टाइम और इन्वेस्ट कीजिए, और इस पूरा सोशल पैराडाइम को, पूरा कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स को तुरंत चेंज करना। और देखिए, जो भी रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके पास एक बहुत बड़ा औजार होता है, वो होता है वेलफेयरिज्म का। नीतीश कुमार ने तो 10,000 योजना जो शुरू की, मुख्यमंत्री MMRY, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 10,000 का जो ग्रांट दिया, आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रांट, अदर फ्री, और 1,60,00,000 महिलाओं को, अब तो 1.81 तक हो गया है, वहाँ तक वो दिए। एक तरह से इंस्टीट्यूशनल ब्राइब था वो, हम कह सकते हैं। इसकी घनघोर समीक्षा हो सकती है, और आज उसका नतीजा ये है कि हमारे कॉफर्स खाली हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट कंट्रैक्टर्स को 50,000 करोड़ का दे हो गया, हम कंटिजेंसी फंड से निकाल रहे हैं। तो वे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, वेलफेयरिज्म, पॉपुलिज्म, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, ये सारे मिल करके जो इनके पास होता है। तो प्रशांत किशोर तो एक नए आए ना,
एक नेता एक अच्छी बात कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे। नीतीश कुमार को भी जब 95 में लग रहा था वो जीत जाएंगे, जब वो कुर्मी चेतना रैली होती है उसके बाद यात्रा निकलती है, सतीश कुमार नीतीश कुमार निकालते हैं, उनको लग रहा था वो मंत्रिमंडल तक डिस्कस कर रहे थे। और जब जब हार गए तो लौट करके एक संस्मरण है, पुनाई चक के घर के एक उनका एक मकान है, वहाँ लौटते हैं तो एक राय जी दूर दूर है होते हैं, नीतीश कुमार की गाड़ी हॉर्न देती है तो वो हटाते नहीं हैं, तो नीतीश कुमार गाड़ी में से कहते हैं कि आज ये हटाएगा, इसका नेता जीता है। और जैसे निकल के बाहर आते हैं तो राय जी को पूछते हैं, क्या राय जी क्या हाल चाल है? तो राय जी कहते हैं हमारा तो ठीक है, अपना न बताइए। तो वो बताइए कि वो कास्ट पॉलिटिक्स की हनक थी कि फिर से वो 95 में वो जीतते हैं। नीतीश कुमार को 7 सीटें आती है उनकी पसंदीदा पार्टी को। क्या सोचा होगा उन्होंने? एक व्यक्ति जो 77 हारा, 80 हारा, 85 में जीता, तीसरी बार जीता, सोचा होगा कि मैं 20 वर्ष तक बिहार की राजनीति में रहूँगा? प्रशांत किशोर को समय देना चाहिए, उनसे थोड़ी विनम्रता की अपेक्षा है। उनको ये लगना चाहिए नहीं कि वही बिहार को सिर्फ जानते हैं, डाटा को जान लेना, बहुत सारी किताबें पढ़ लेना बिहार को जानना नहीं है। आप जनमानस के बीच में जाकर बिहार जा रहे हैं, लोगों को सुनिए, बोलिए कम। बिहार को जानना वो होता है, पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं होता है। विजडम ऑफ क्राउड पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा, जो आप काम कर रहे हैं आप जाइए। मुझे लगता है कि सेकंड अवतार में आप बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में थोड़े से प्रश्न और पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि चर्निंग के कस्ब पर हम आ गए हैं, अब चर्निंग के दौर में है। बिहार की राजनीति को मतलब आप मानते हैं कि इसमें जो टिकेंगे वो वयस्क होने चाहिए, और क्योंकि युवाओं पे राजनीति की जाती है, आपने कहा कि नए हैं टिकेंगे नहीं, ऐसा तो टिकेंगे नहीं, मैंने नहीं मतलब टिकेंगे, मैं माफ़ कीजिएगा, मतलब ऐसे कि नए हैं वो, अभी बिहार की राजनीति के लिए नए हैं, तो ये मतलब माना जाता है कि जो वयस्क होंगे वही आ सकते हैं बिहार की राजनीति में, वही लीड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तमिलनाडु का अगर चुनाव देखा जाए तो वहाँ सीएम फेस एक युवा है, एक्टर है, तो ये बिहार उम्मीद नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई उम्र का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी का एक ही समस्या है, अनुभव का मतलब प्राय क्या है फिर? अनुभव देखिए, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होना, इस चुनाव ने उनको बताया कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और एक पॉलिटिशियन के बीच का अंतर क्या है। वो अंतर उनको पाटना पड़ेगा। और अन्य पार्टियों की तरह आप भी तो क्या कर रहे हैं, एक ही नेता पैदा कर रहे हैं। आप भी एक क्लस्टर ऑफ अगर लीडर्स तैयार करते, परिवारवाद से तो दूर, परिवार वो दूसरा सब्जेक्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो मैं पूछूंगा आपके 10 नेता कौन है, कल को आप बीमार पड़े, आपको चोट लगी, सेकंड नेता कौन है आपका? तो जब एक होता है कि मैं स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बोला करते थे कि नीतीश कुमार 1 से 20 तक सोचते हैं हम ही हैं, वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की बात नहीं, वो मुलायम सिंह की बात होती है, जयललिता की बात होगी, कोई भी जो ओरिजिनल। नीतीश कुमार के समय भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, जब वो मतलब चूंकि उन जदयू में कोई ऐसा उत्तराधिकारी घोषित नहीं। आप जब सेकंड जनरेशन क्या, आप तो प्रशांत फर्स्ट जनरेशन शुरू कर रहे हैं। आप अपने सरीखे अपने के थोड़े से नीचे ही सही, आपसे नीचे ही होंगे जो होंगे, ऐसे नेता दीजिए उनको, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करें कि जनस्वराज का नेता सावाद का ये नेता है, मुंगेर अंगवेल्ट का ये नेता है, मिथिला का ये नेता, छोड़िए बिहार का, क्षेत्र के हिसाब से एक लगे कि उस समस्या उठा रहा है, उस एरिया में घूम रहा है। आप कितनी जगह घूमेंगे, ठीक है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति तो आया जो सवाल पूछ रहा है, अदरवाइज तो परिवारवादी चल रहा था कि लालू प्रसाद के बेटे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वही चल रहा है। डायनास्टिक सोशलिज्म बोलता हूँ मैं इसको, वही चल रहा है। क्या कारण रहा है कि बिहार में मतलब ये चीज़ जब नीतीश कुमार आए तो लगा कि कहीं टूट जाएगा परिवारवाद, लेकिन अंत तक नीतीश कुमार ने अपने बेटे को मंत्री पद दे दिया। आपने देखिए, 1 साल तक उन्होंने सोचा, 1 साल तक लोगों ने सवाल पूछा, सक्रिय रहा, और पार्टी को लगा कि नीतीश कुमार के बाद कौन। आपने नेता ने किया था, आपने उपेंद्र कुशवाहा में इन्वेस्ट किया, उपेंद्र कुशवाहा आपको छोड़ के चले गए। आपने आरसीपी में इन्वेस्ट किया, आरसीपी आपको एक तरह से आप ही कहते हैं दगा देगे, बीजेपी की तरफ उनका रुझान हो गया। थोड़ी देर लिए प्रशांत किशोर पर इन्वेस्ट किया, लेकिन प्रशांत किशोर को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया आपने जेडीयू नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन अब उसके ऊपर आरसीपी सिंह को बिठा दिया। इनको कहा कि नहीं, यूथ पावर आप देखिए, यूथ पावर क्या होता है, मतलब आपको कोई काम नहीं दिया आपको, तो वो वहाँ से अलग हो गए।
तो आपने इन्वेस्ट कहाँ किया? आपने लीडरशिप इन्वेस्ट किया, लेकिन अब लगता है कि 85 सीटें आई है जदयू को, एक पार्टी कैसे बची रहेगी? क्या ये अगले चुनाव में जाएगी? जाएगी तो किसके नाम पे जाएगी? तो आपने ऐसे व्यक्ति को लाया, अपने पुत्र को, जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। वो विद इन द घर के अंदर में देख रहे थे, उस तरह का कोई एक्सपोजर ओरिएंटेशन नहीं था। घर के अंदर में राजनीति देखना, बाहर राजनीति देखने में अंतर है। अभी भी वो अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो आपने, एक देहात में कहावत है ना कि बांध सिंह के भगत बनाना, है ना, उनको बांध सिंह के भगत बनाया गया है। अब लेकिन उस भगत ही उनको सीखना पड़ेगा राजनीति। उन पर दिया कि भाई नीतीश कुमार फिर से बन गए नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन अब फ्यूचर रेस्ट विथ निशांत। तो जदयू की जितनी भी पॉलिटिक्स होगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं, विकल्पहीनता के कारण उन्होंने अपने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की। जेडीयू ने नीतीश कुमार को एक तरह से कहीं ओवररूल किया कि भैया आपके बोलने से नहीं होगा कि कोई नहीं आएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ वाली बात हो जाएगी। तो वो होल्ड करने के लिए, होल्ड बटन दबाने के लिए निशांत को लाया गया। अब निशांत पर है, वो होल्ड बटन को रिबूट करके कितना आगे ले जाते हैं या होल्ड पर ही रहता है। पॉलिटिकल एक्सपोजर के बात हुआ कि निशांत कुमार को वो मिला ही नहीं, बचपन से वो देखे नहीं, वो माहौल ही नहीं रहा। लेकिन तेजस्वी यादव को वहीं देखा जाए तो वो लोग सक्रिय रहे। लालू जी की मंशा साफ थी कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ानी है, तो फिर विफलता क्यों राजद को खानी पड़ी? नहीं, तेजस्वी यादव गुड केस स्टडी। तेजस्वी यादव 2012 से सक्रिय हो गए। वो संजय यादव के साथ मॉक इंटरव्यू किया करते थे, जिसे उसमें प्रभु चावला की सीधी बात आती थी, तो उसमें आमने सामने बैठते थे। कोई इंटरव्यू लेगा तो प्रश्न तो उनको पहले से दिए जाते थे। उनको यूट्यूब पर बहुत सारे भाषण सुनाए गए, इंक्लूडिंग द अपोजिशन पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, इवन राम मनोहर लोहिया के टेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण के टेक्स्ट, सब उनको तैयार किया गया। वो तैयारी से आए, तेजस्वी यादव अच्छी तैयारी से आए, और तेजस्वी यादव 15 तक अराइव किए। 15 तक अराइव किया, अच्छा नहीं किया। 20 में उन्होंने, तेजस्वी ने दिखा दिया कि मैं नेता बन सकता हूं, जबकि 110 सीटें आई, महागठबंधन को मात्र 12 सीट पीछे रहा, और 10 लाख के एक नैरेटिव को दे करके ऑलमोस्ट अराइव कर चुके थे। उसके बाद ही माइट हैव ग्रोन एज ए लीडर, बट ही डिड नॉट ग्रो एज ए पार्टी। फिर पार्टी का डाउन स्लाइड शुरू हो जाता है। अब चिराग पासवान जो बाहर गए थे, कुशवाहा जो बाहर गए थे, वो एनडीए के पार्ट हुए। यहाँ देखिए, छोटे छोटे ब्लॉक मिलकर एक ब्लॉक बनते हैं। तो एनडीए का जो एक सोशल इंजीनियरिंग था, जो कोलिशन फॉर्मेशन था, वो एक अनअसेलेबल सोशल कॉम्बिनेशन था, जिसके सामने आप देखिए 25 का रिजल्ट देखा, टिक नहीं पाए। अब वो चिराग फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था 20 में। अब परिवर्तन में लगता है, भले ही उनको 1 सीटें आए थे, लेकिन 115 पर खड़ा किया था। और जो जहाँ जहाँ आ रहे तेजस्वी जीते थे उधर, तो वो साफ लग रहा था कि एक 5-6% के जनाधार का एक की पार्टी अगर इधर से उधर होती है। रामविलास पासवान हमेशा कहते थे, मैं पासंग हूँ, बैलेंस टिल्टर हूँ। हमारा वजूद यही है पॉलिटिक्स में। तो इस पॉलिटिक्स को चिराग ने बहुत अच्छा समझा कि उस बैलेंस को टिल्ट कैसे करना है। तेजस्वी यादव के लिए आपने कहा कि वो एज अ लीडर फेस हैं, बट पार्टीज के पॉलिटिक्स के लिए पार्टी ग्रो नहीं किया, पार्टी नहीं ग्रो। लालू जी के राजद और तेजस्वी जी के राजद ये MOI प्लस नहीं ला पाए, जैसे कि वो बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, A to Z पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन स्लोगन्स में रह गए। आप जब तक अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी के बियॉन्ड कल्टिवेट नहीं करेंगे, कैसे होगा? आप महिला कीजिए, आप यूथ को जोड़िए, आप EBC के बड़े धड़े को जोड़िए, आप अपर कास्ट को कटर कीजिए। आप लगे नहीं कि आप जो अपोजिशन और उनके प्रतिपक्ष जो है, जो रूलिंग में है, बीजेपी या जेडीयू, जो आपको ग्रीन गमछा सिंड्रोम्स की बात करते हैं कि भाई हरा तौलिया, हरा गमछा निकल जाता है, मुरेठा निकल जाता है, उस टैग से जब तक बाहर नहीं आए, जो कि आपको हुडलूम वाला जो एक आपका जो इमेज बना दिया जाता है, उस इमेज से जब तक बाहर नहीं आते हैं आप, तो आपकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ेगी। और आपको एक गवर्नमेंट में जो एक सरकार के पास जो नैरेटिव है गवर्नेंस का, 10 लाख जॉब के बाद आप एग्जॉस्ट हो गए। आपने कहा हर एक परिवार को नौकरी, वो अनइमेजिनेबल था। 8 लाख करोड़ का अगर आप खर्चा एक 20,000-30,000 की नौकरी देंगे, हमने कैलकुलेट किया था 8 लाख करोड़ मिलेगा। इस सीट का बजट ही 3.5 लाख करोड़ सेंट्रल सब फंड मिला करके है। कहाँ से यू आर प्रोमिसिंग मून कि नीतीश कुमार ये बोल रहे थे। आप कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में इतने फंस गए, कुछ भी बोलने लगे कि सारे महिलाओं को हम 2,000 2,500 ऐसे करके देंगे। ऐसे राजनीति नहीं होती है। तो एक थोड़ी सी उनको अपनी राजनीति को फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से, चूँकि नीतीश कुमार बनियन ट्री थे, बहुत बड़े वटवृक्ष थे, अब वो सत्ता में अब नहीं हैं, तो अब मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तेजस्वी को भी मिलेगा।
अच्छा। लालू जी को आपने बताया कि उनका जो पहले 5 साल का कार्यकाल था बहुत ही मतलब विजनरी रहा और विपक्ष ने उसका फ़ायदा भी उठाया जब कहीं ना कहीं लालू जी धीमे पड़ रहे थे अपनी राजनीति में। तो लालू जी ने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री दिया। तेजस्वी जी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण वाले में आपने बताया कि उस मामले में भी चूके, जो उनका ड्रॉबैक रहा हारने का। क्या कारण रहा है कि अभी तक कोई भी फीमेल फेस नहीं आई है राजनीति में बिहार के, ना नायक के थ्रू ना विपक्ष के थ्रू? देखिए, रिकॉर्ड में जरूर महिला मुख्यमंत्री दिया, लेकिन किसको दिया? पत्नी को दिया। क्यों दिया? उसमें और भी लोग थे, जगदानंद सिंह थे, रंजन यादव थे, रामचंद्र पूर्वे थे, अब्दुल वारिस सिद्दीकी थे। उनको क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि आपको परिवार में चाहिए था, किचन कैबिनेट आपको चाहिए था, आपने किचन से निकाल के दिया। वो तो एक सिंबॉलिज्म हो गया महिला मुख्यमंत्री ना, वो तो उनका जेंडर था। तो क्या हम ये मान ले कि बिहार की राजनीति महिलाओं के लिए है ही नहीं? बिहार की राजनीति में महिलाओं को मुख्यमंत्री की तरजीह नहीं दिया। उसके बाद किसी ने, ये बात सच है, नहीं कांग्रेस पार्टी ने, नहीं राजद ने, नहीं जनता दल ने या भाजपा ने, किसी ने महिला को इस कदर नहीं बनाया कि मुख्यमंत्री का फेस हो सके। अब ठीक है कि आप अच्छा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आप रमा निषाद हैं, श्रेयसी सिंह हैं, इनको आपने, और भी लोग हैं जो आपने मंत्री बनाया, मंत्री पद तक बढ़ाया, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ाया। तो जो हमारा हाँ, नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा काम किया, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके और 35% नौकरी में रिजर्वेशन दे करके, एक बहुत साइकिल योजना, ये सब चीज़ करके बड़ा काम किया है। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी महिलाओं की भागीदारी बाकी है। आपके पुस्तकों में ये विश्लेषण महिलाओं के प्रति मतलब राजनीतिक विश्लेषण दिख रहा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण नहीं दिख रहा है। इसका किस किताब में आपको नहीं दिखा? जेपी टू बीजेपी या फिर नहीं, आपने आप सारी किताबें पढ़िए। रूल्ड मिस रूल्ड थोड़ा नहीं, रूल मिस रूल पढ़िए आप। रूल मिस रूल में इस पर पूरा वुमेन एम्पावरमेंट पे एक चैप्टर ही है, सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा चैप्टर है। और चूंकि उसमें वहाँ संदर्भ नहीं था उतना, और चूंकि मैं चर्चा कर चुका था, तो वो है। और महिलाओं की भागीदारी और जो रही सही कमी है, अभी मैं नीतीश कुमार पर किताब एक लिख रहा हूँ, और उसमें वो सारी बातें हैं। एक डिवोटेड चैप्टर वुमेन एम्पावरमेंट पर ही मैंने डाला। रूल्ड और मिसरूल्ड का थोड़ा सा हम वाकया मतलब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वही मीरा कुमार वाला, सोनिया गांधी ऐसा क्यों कहती हैं कि वो बिहार की राजनीति में नहीं जाना चाहती हैं? वो देखिए, वो क्या है ना कि कांग्रेस जो प्रयोग करती थी, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स होती थी, इलेक्शन टू इलेक्शन होती थी। आप सदाकत आश्रम, आप सोचिए कि कितनी भीड़ लगा एक ज़माने में वहाँ भीड़ हुआ करती होगी। अब आज के ज़माने देखिए, कुछ 20-25 परिवारों को उन्होंने अंदर में रखा है, वही परिवार उनको देख रहे हैं। तो वो एक संदर्भ था जब बात चल रही थी कि किसको नेता बनाया जाए, तो उनके सामने पूछा गया तो निखिल कुमार के बारे में बोला कि टू ब्यूरोक्रेटिक हैं, मीरा कुमार नॉट इंटरेस्टेड हैं, सदानंद सिंह जो नहीं रहे उनके बारे में बोला कि यूजलेस हैं। तो उन्होंने एलिमिनेट करके बताया कि जितने भी ओल्ड वॉर हॉर्सेस हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड और इनकेपेबल। और नए में जितने लोग हैं जिन पर पार्टी ने दिया, अशोक चौधरी पर इन्वेस्ट किया, वो दूसरी पार्टी में चले गए। चौधरी महबूब अली कैसर पर इन्वेस्ट किया, दूसरी पार्टी में चले गए। और जो बाकी बचे कुचे हैं, तो वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चाचा करो, इस पर दलित को बना दो, इस पर मुस्लिम को बना दो। तो वो पॉलिटिक्स ऑफ सिम्बॉलिज्म, जब तक आप 5 वर्ष आगे बैठ करके यहाँ पीस टाइम में जब तक आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जो आज के दिनों में बीजेपी करते हुए दिखती है, तब तक आपका विकास नहीं होगा। चुनाव के टाइम में एक्टिविटी हो जाएगी, अचानक आपके झंडे पूरा दिखने लगेंगे, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कि कांग्रेस का हाथ छाप कहाँ गया। लेकिन बिहार की राजनीति गठबंधन और समीकरण इसी में उलझी हो रही। जैसे फिर आपने बताया कि जब तक स्टेबल होके काम ना करे, इसमें का उसमें जाता रहे, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अभी भी तो गठबंधन और समीकरण वाली ही राजनीति है। नहीं, गठबंधन समीकरण की राजनीति रहेगी। जब आपको पूर्ण नंबर नहीं होगा तो वो नहीं रह सकते, लेकिन आपको ग्रो करने से कौन रोक सकता है? आप अभी देखिए, CPI ML लिबरेशन जो है, उसने पिछले चुनाव में अच्छे सीट्स लाए थे, इस बार नहीं ला पाए। उनका तो ग्रोथ हुआ था ना। कांग्रेस 19 सीट पर आ गई थी, अब 19 से अब 6 आ गए। तो आपका इंडिपेंडेंट ग्रोथ कैसे होगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा ना। कहा जाता है कि डेसिमेटेड अपोजिशन बिकम्स एन एलाय। पहले लालू जी कांग्रेस को हराया, उस पर एलाय बना लिए, अब तो उसके बाद ही डिक्टेटिंग टर्म्स। कोई भी रीजनल पार्टी जब बड़ी होती है, अभी देखिए 2 रीजनल छत्र का राज है, बीच में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी आ गई, JDU और RJD, और एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी।
और छोटी पार्टियों का वजूद नहीं है, या तो आपको इधर आना पड़ेगा या उधर आना पड़ेगा। तो कांग्रेस अगर ये सोच ले कि हमको नहीं चाहिए 6 सीट 5 सीट, हम इन्वेस्ट करेंगे 10 वर्ष 2 चुनाव और हारेंगे, तब खड़ी हो सकती है, खड़ी होने की सोच सकती है। लेकिन जब लो होगा कि नहीं 5 MLA आ जाए, इनके साथ मिलेंगे तो थोड़ा सा कन्वर्जन हो जाएगा, तब आप खड़े करेंगे। राहुल गांधी चुनाव के समय में आएंगे, उस समय EBC OBC मुस्लिम की बात करेंगे, उसमें विजिट करेंगे। तो ये इस सिंबॉलिज्म, ये पीसमेल अप्रोच से आपका नहीं होगा। तब वो आपको जितनी भी सार्क है ना, जो पार्टियां आपको निगल जाएगी, वही करे, वही बिहार की राजनीति में हो ही रहा है। तो बिहार की राजनीति के अभी हाल फिलहाल के वर्षों में 30 वर्षों में राजद और JDU सार्क थे, उसके बाद आज की सार्क BJP बनते हुए नजर आ रही। आपकी ये जो पुस्तक है JP to BJP, कहा जाता है इस किताब के बारे में कि अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो ये सीढ़ी है उसके लिए। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े नाम हैं। लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत मजबूत नेता के रूप में देखा गया है, लेकिन जब आपकी किताब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे अपनी पीड़ा को कही, कैसे उन्होंने जब अति पिछड़ों के लिए भी आवाज़ उठाया, मसीहा बने, और उनके प्रति जब उनसे जब उनको सपोर्ट नहीं मिला तो उनका क्या भाव रहा। फिर पत्रकारों के प्रति भी उनकी नाराज़गी आपके इस पुस्तक में देखने को मिल रही है। तो जो लालू के मजबूत पक्ष को हम लोग देख रहे हैं और आपने जो कमज़ोर पक्ष को दिखाया है, तो टूटे हुए लालू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने दोनों पक्ष दिखाया लालू प्रसाद का, कमज़ोर पक्ष भी दिखाया है और प्रबल पक्ष भी दिखाया है। रूल मिसरूल में 9 चैप्टर्स हैं लालू प्रसाद पर, उसमें मैंने लालू द फेनोमेनन भी बताया है, और ये भी बिहार मिसरूल भी बताया है, रनिंग आउट ऑफ ऑर्डर भी बताया है। तो वो जैसे द मेकिंग ऑफ लालू प्रसाद को भी बताया। तो वो जो मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो गोपालगंज के फुलवरिया गाँव में जो वहाँ बैठ के गाय भैंस चराया करता था, और उनके पिता यहाँ चपरासी क्वार्टर्स में रहते थे, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट काम करते थे, वो यहाँ आते हैं 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं वहाँ, और उनका जो प्रथम एडमिशन होता है मिलर स्कूल में, तो उनको कुछ नहीं आता है, तो वो लोहा सिंह का जो रेडियो का नाटक वो सुना देते हैं कि एक खदेड़न की मदर जब काबुल के मोर्चे पे थे, लोहे के बंदूक से काट का सनोक तोड़ते थे। और जो उनके पहले एक तरह से राजनीतिक गुरु, वो एक रेडियो का एक पात्र लोहा सिंह था। उस तरह से जो वो एक आदमी राजनीति करता है कि बिहार की राजनीति में जाकर के पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में जाकर के उसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एक नई पॉलिटिक्स का एक उदय होता है कि एक आदमी एकदम पान खाता हुआ, उस कुर्ते पर पान के छींट लगे हुए हैं और एक अलग ही भाषा बोल रहा है। तो एक नई भाषा शैली बिहार की राजनीति को, तो एक जनमानस की भाषा थी। तो उनका कंट्रीब्यूशन था कि सबल्टर्न तक पॉलिटिक्स को ले गए, मातहत तक उस पॉलिटिक्स को लालू प्रसाद लेके जाते हैं। तो उनका वो कालखंड आप देखिए, 77 में पहले वो लोकसभा में चले गए, उसके बाद फिर 80 में जीते, विधानसभा में गए थे, पर उसका कई बार वो छपरा से सांसद रहे और फिर मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, रेल मंत्री बने, वो हम लोग सब जानते हैं। तो जब तक उनका जो कार्यकाल मतलब 2000 तक का उनका राबड़ी देवी का मिला के देखें तो 15 वर्ष तो शासन किया है। और जहाँ तक बोलते हैं कि मीडिया की बैड पब्लिसिटी, अब देखिए 90s के काल में टेलीविज़न का उदय हुआ था, वो टेलीविज़न के डार्लिंग बन गए जिस तरह से। तो उनकी जितनी भी अच्छी खबरें आती थी वो भी आती थी, फिर कास्ट में से वो भी लोगों को कवर करने वो भी किया गया। ये उनका कहना गलत है, ये उनकी भाई आपने वो ये देखिए जो सेलेक्टिवली उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं। जब आप मैनेजमेंट गुरु बने रेलवे में तब तो मीडिया ने प्रशंसा की आपके प्रबंधन की। तो आप राजनीतिकों को जब श्रेय देते हैं तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं आप जब उनकी शिकायत करेंगे तब आपकी चर्चा करेंगे। तो ये चलता रहता है। ये प्रजातंत्र में पीआर और प्रेस में अंतर किया है। पीआर वही बताती है जो आप सुनना चाहते हैं, प्रेस वो बताता है जो आपको सुनना चाहिए। तो वो बताती थी लोगों को। तो ये कहना अलग बात है, लेकिन आप वो छोटे तब दिखने लगे जब नीतीश कुमार का उदय हुआ। एक व्यक्ति आता है आप ही के कैमे से जो एक विकास की राजनीति करता है, वो कहता है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत नारे दिए आपने, रोटी की ज़रूरत है, आपको सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए। तो उन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स को अंदर में उसको नीचे रखते हुए डेवलपमेंट पॉलिटिक्स,
जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, तो उसमें टॉपिंग नीचे वनीला के ऊपर कोई चॉकलेट का दे देते हैं। वो चॉकलेट जो था वो डेवलपमेंट का फसाड था नीतीश कुमार का। विजित वनीला तो कास्ट ही था, उन्होंने वनीला को देखने नहीं दिया लोगों को, इतना चॉकलेट पिघल गया वो दिखा ही नहीं। लालू जी का सिर्फ वनीला ही दिखा। तो नीतीश कुमार ने उस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया और डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग में काम किया, महिलाओं के लिए किया, यूथ के लिए किया, दलितों को महादलित में बांटा, ईवीसी पॉलिटिक्स पर किया। उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट लाया। उसके बाद बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक प्लस वाले काम पर वो करते चले गए। ये चीज़ हुआ ही नहीं था। तो लालू प्रसाद इसलिए पिछड़ गए कि डेवलपमेंट काउंट पर उनका अचीवमेंट बहुत कम था। महिलाओं के काम पे जब बात हो रही है तो राजद के कार्यकाल में ही बिहार में देश में पहली बार मेंस्ट्रुअल लीव शायद लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? मेंस्ट्रुअल लीव देश में उस कहीं, तो हम कैसे राजद को ये नकार सकते हैं कि राजद ने महिलाओं के लिए में काम नहीं किया? सरकार बहुत सारी पॉलिसी लाती है, उसमें एक पॉलिसी तो एक ये फार रीचिंग पॉलिसी नहीं था ना। मेंस्ट्रुअल लीव लाना एक 50% रिजर्वेशन की तरह नहीं ना है जिसका कि फार रीचिंग है। कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले की तरह नहीं ना कि कोटा विद इन कोटा आपने दे दिया। दिस वाज वन ऑफ द पॉलिसी। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र जब आता है तो रिजर्वेशन एंड ऑल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 10वीं में अंग्रेजी को हटा दिया था सब्जेक्ट से। उसका ड्रॉबैक क्या पड़ा? वो हाँ, उसका ड्रॉबैक नहीं कहेंगे आप, ये कहिए उसका प्रभाव असर ये कैसे पड़ा। अब देखिए, ये उस कालखंड की बात थी 67 में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, महाराणा प्रसाद सिन्हा की सरकार बनती है, समन्वित सरकार बनती है, संयुक्त विधायक दल की सरकार। और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, सबसे बड़ा घटक था, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो अलग कहानी है। कर्पूरी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और ये 3 महीने के बाद बहुत चौड़े होकर राम मनोहर लोहिया से मिलने गए। राम मनोहर लोहिया ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने जहाँ पे सेक्रेटरी थे बोले कि नहीं डॉक्टर साहब बोलते डॉक्टर साहब बीमार। तो बोला अरे कल तक तो ठीक थे, तो नाराज़ थे, मिलना नहीं चाहते थे। बाद में कर्पूरी ठाकुर को पता चला कि क्या करना चाहिए, तो लौट करके पहले प्रॉमिस किया, अंग्रेजी हटाया। अंग्रेजी की अनिवार्यता मैट्रिक में हटाई क्लास 10 में, और 6.5 एकड़ पर लगाना माफ किया। 2 बड़ा काम किया लौट के, क्योंकि डॉक्टर साहब चाहते थे। उसका कारण ये था कि आप देखिए कि नॉन मैट्रिक बहुत खराब टैग था देहात में उस समय। शादी ब्याह नहीं होते थे। आप जैसे मैट्रिक पास करते थे तो आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी शादी की आरता हो जाती थी, और आपके दहेज में 3 चीज़ फिक्स थे, गाड़ी, साइकिल, रेडियो। हाँ, आपको HMT की गाड़ी मिल गई तो बड़े खुश, रेलवे साइकिल मिल गया तो बड़े खुश, और फिलिप्स कमांडर अगर रेडियो मिल गया तो कहना ही क्या। तो ये था नॉन मैट्रिक, बहुत ही एक तरह से कहिए तो एक तरह से स्टिग्मा हो गया था। ये स्टिग्मा वो आने से आप, हम 50-58 कितना साल पहले की बात कर रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। उस समय के कंटेक्स्ट में देखिए कि अंग्रेजी कितना बड़ा हुआ करता था। इतना बड़ा हुआ करता था कि मेरे पिताजी संजय प्रसाद सिंह, उनके बड़े भाई मृत्युंजय प्रसाद सिंह, पापा तो मेरे चाचा हैं अभी, ये दोनों बारातियों में अंग्रेजी बोलते थे, और इनको 101 रुपया, ब्रासलेट की धोती, ये सब मिला करते थे। मैं बाद में पूछता था पापा बोलते क्या थे, बोलते रहे कुछ खाली अंग्रेजी बोलते थे, सब्जेक्ट छोड़ो ना, लोग समझते थोड़ी थे। वो हुआ करता था। उस हौवे को, उस तिलस्म को कर्पूरी ठाकुर ने तोड़ा, और उसके कारण से क्या हुआ, जो OBC, EBC, दलित के लोग बच्चे पास नहीं कर पाते थे मैट्रिक, वो बांध टूट गया, वो पास होना उन लोगों ने शुरू किया। एक फॉरेन का सब्जेक्ट क्यों अनिवार्य हो हमारे सिस्टम में? हम अपने, अलग बात है कि हमने हिंदी को उस तरह से सुदृढ़ नहीं किया, करना चाहिए, कंप्यूटर की भाषा नहीं बनाई, ऑफिशियल लैंग्वेज कह तो दिया लेकिन उसको बनाया नहीं उस तरह से, हमने उस पर काम नहीं किया। लेकिन अंग्रेजी बस एक सब्जेक्ट था, क्यों उसकी अनिवार्यता हो? तो उनका ये था। बहुत लोगों ने कहा शिक्षा कमज़ोर हो गई। उसका मेरा जवाब है, जब 90s में जो लिबरलाइजेशन हो गया, ओपन शिक्षा हो गई, अंग्रेजी आ गई, तब क्या हो गया 90 के बाद से? तब तो कायाकल्प हो जाना चाहिए था। अंग्रेजी आ गई थी, प्राइवेट स्कूल कन्वेंट आ गए थे, क्रांति हो जानी चाहिए थी, बिहार से सब जगह से IAS और IPS और बड़े अधिकारी ही निकलने चाहिए थे हर गाँव। वो तो नहीं हुआ। तो वो एक क्रिटिक है उस समय का। लेकिन समय के संदर्भ में जो कर्पूरी ठाकुर ने किया, मैंने उस चीज़ को समर्थन किया है कि उस समय के हिसाब से वो सही थे। और अगर सही नहीं थे, अभी भी अनिवार्यता उसकी नहीं है बिहार के बोर्ड में। किसी को हिम्मत नहीं हुई। बीच में लालू प्रसाद ने जो कर्पूरी इतना करते हैं, उनके राबड़ी देवी शासनकाल में कोशिश हुई थी एक बार, इतना विरोध हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। तो वो चीज़ बरकरार है। तो उस चीज़ ने एक तरह से कहिए कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया, प्रजातंत्रीकरण किया।
और उसके कारण से जो ओबीसी की एक पौध जो राजनीति में आई, समाज के दूसरे क्षेत्रों में आई, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कर्पूरी ठाकुर की अंग्रेजी की अनिवार्यता हटानी है। उसमें एक संदर्भ है कि 67 में टीएनवी कॉलेज भागलपुर गए हैं कर्पूरी ठाकुर, और ये मंच पर चढ़ रहे हैं, इनको भाषण देना है, और उसी समय ये निर्णय हुआ है। तो एक प्रोफेसर हैं सीपी सिंह, तो अंगिका में कहते हैं कि अरे अंग्रेजी नहीं जाने चाहिए, लेकर हटेल गए, कर्पूरी की अंग्रेजी नहीं आवे। कर्पूरी जी ने अपना भाषण हिंदी में तैयार किया था, उन्होंने सुन लिया, पूरा भाषण जितनी क्लिष्ट अंग्रेजी में बोल सकते थे कर्पूरी ठाकुर ने वो दिया। तो भाषण समाप्त होने पर आयोजक ने उस प्रोफेसर से कहा कि रेसिपी मुझे नहीं कर्पूरी की अंग्रेजी। तो कर्पूरी का जवाब था कि ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पसंद नहीं है। उनको भी 300 में 156 आया था इंटरमीडिएट में, वो बड़ी बात थी 50% ऊपर अंग्रेजी लाना। वो ये चाहते थे कि हमारे संदर्भ में गांव जवार के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, बाद में सीख लिया जाएगा। तो उस समय जो उन्होंने किया वो सही था। तो वो एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन का दौर चल रहा था। और आप देखिए अभी के भी, अब देहात में भी जाएंगे, अभी भी अंग्रेजी को सीखना इतना मुश्किल हो गया है। अगर आरपी सिन्हा जैसे राइटर नहीं आते, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो अभी भी हम नहीं सीखे। मेरे पिताजी अंग्रेजी के प्रख्यात शिक्षक थे इलाके के, वो एकदम इतने से सरल तरीके से पढ़ाते थे। वो कहते थे PV2 + PV1 = PV2 + PV2। जैसे ही सेड पास्ट टेंस हो गया, टू हो गया, ही सेड आई गो, तो ही सेड दैट ही वेंट, उधर इधर पास्ट टेंस होता उधर ही पास्ट। तो ऐसे बच्चे पढ़ते थे, उनको एकदम एकदम उंगली पकड़ के जैसे होता है मैथमेटिक्स की तरह, उस तरह से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। तो अंग्रेजी एक विषय ऐसा था कि एक एलियन सब्जेक्ट था, और गांव में उसका पेनिट्रेशन, वो चुनौती अभी भी बनी हुई है। बहुत चीज़ें अभी भी सुधर रही है। मैं तो आप अंग्रेजी को मानता हूँ एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक नेसेसरी। आपको अगर मैदान में रहना है, मैं आज आपके सामने हूँ अंग्रेजी भाषा के कारण हूँ, भले ही हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी तो अंग्रेजी ने दी। मेरी अंग्रेजी मेरी पेट की भाषा है, हिंदी भले ही मेरी आत्मा की भाषा हो। तो लेकिन वो ये बात सही थी कि अंग्रेजी से जॉब मिलता है, अंग्रेजी से आपका ग्रोथ होता है, आप बाद में सीख सकते हैं आप। तो ठीक है, बिहार बोर्ड में ये था, कर्पूरी ठाकुर ने उस समय जो किया, आप कोर्स करेक्शन करते, क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, चीफ मिनिस्टर ने कोर्स करेक्शन, अगर उसको कोर्स करेक्शन कहते हैं, क्योंकि उस समय की मांग थी, तो उस समय का क्रिटिक था ये। हाँ, थोड़ा सा लीक से हम भटक के जाएंगे कि बिहार जो रहा विविध भाषाओं का प्रदेश है, 5 भाषाएं हैं, तो अंग्रेज़ी हटा के हिंदी किया गया, तो इसकी क्षेत्रीय भाषाओं पे काम क्यों नहीं हुआ? बिहार के पिछड़ेपन का क्या भाषाई ग्रोथ जो है ये नहीं, आप आंचलिक भाषा की बात कर रहे हैं, वो आप मैथिली, बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी, मगही, सब की चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने भी काफ़ी काम किए। जितने राज्य परिषद सब बने थे, आप देखिए, आप साहित्य परिषद सब बना था, इस तरह की आप उन संस्थाओं का हाल देखिए। अभी आप हाल में हम लोग वहाँ विजिट किए थे, तो वहाँ के लोग किताबें सब्सक्राइब करने वाले नहीं हैं, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं विभिन्न भाषाओं के। अब हम कभी मतलब कोई मैथिली तो चलिए विद्यापति बड़े नाम हुए, मैथिली को चलो एक सम्मान मिला जो मिलना चाहिए था। अंगिका, वज्जिका, इनका क्या हुआ? भोजपुरी को चलिए उसमें बड़े एक भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र टाइप के लोग हुए, तो एक बड़े सिंगर शारदा सिन्हा हुई, इस तरह के लोग आए तो चलिए उनका नाम हुआ। लेकिन अंगिका का क्या हुआ? अंगिका की भाषा में इतने शानदार कविताएं मैंने पढ़ी है, उसको अंग्रेजी में अगर तर्जुमा करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो सकता है। उसमें मैंने बहुत पहले काका की संदेश उच्चारे हैं, अनुरुद्ध प्रसाद विमल की पढ़ी थी बहुत साल पहले। तो उसमें एक कविता है, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, मैं सुनाना जरूर चाहूँगा उनकी, कि तोरा याद छो कि नहीं याद छो, चांदन नदी के किनारे ताली बिकती के खेला और जेठौर के मेला। तोरा और माए हमरो दोनों मायने दनों को दिल रे एक एक अठन्ने, रास्ता में किन लरी एक एक डांड के तारी, रास्ता में बीच नदी में तोरा समझ डांड छीने केतारी के डांड छीने ले लिए तो काना लग लो, तब हम तो केतारी के छिली के तोरा गुल्ला गुल्ला बनाए खिले लिए, दांतों के काट लो उ संबंध उ प्रेम अनुबंध जे भूला हमरे क्रिया। तो आप देखिए कि इस कविता में कितना भाव, कितना प्रबल है। हम इसको एक राष्ट्रीय फलक पर क्यों न ला सकते? अब भला हो कविता को उसका और भी चीज़ों का, जिसके कारण से ये चीज़ें आ रही है लोगों के पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट के कारण से पब्लिक डोमेन में बहुत चीज़ें आ गई है।
बिहार में जब भी राजनीतिक पहलकदमियाँ हलचल लेती हैं तो ये पांचों जो भाषाएं हैं, खास करके मिथिला वर्सेस भोजपुरी हो जाता है ज़्यादातर। ये कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा कि अंगिका कहाँ बज्जिका कहाँ दब जाती हैं, तो इनकी मान्यताएं पे, संवैधानिक मान्यताएं पे बातें आती हैं, तरह तरह के वादे आते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका विश्लेषण इसमें क्या रहा है? देखिए क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी की कंस्टिट्यूएंसी नहीं बनती है इन सब चीज़ों में। पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पुरजोर तरीके से उन्हीं बातों को उठाते हैं जहां उनको लगता है कि इसमें कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें वोट। ये शैक्षणिक वाली बात, सांस्कृतिक विरासत की बात हो जाती है, और इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एक फॉलो करना पड़ता है। तो डिफरेंट सरकारें उसको फॉलो करती है। अब उस आपके करिकुलम में क्या है, अब NEP आया है, उसमें इन भाषाओं का क्या जगह है, तो ये सारी टेक्निकलिटी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि NEP में जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को जगह दी गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ NEP ने पॉलिसी रिविजिट ज़रूर किया होगा। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि हाउ इट फंक्शंस। तो मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं को NEP में तरजीह मिलेगी समय के क्रम। तो एक पत्रकार के रूप में, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जिसने अपना जीवन पूरा बिहारी राजनीति को दिया, और एक लेखक के रूप में आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं भविष्य, मतलब इन भाषाओं पर जो मुझे होना चाहिए, मुझे एक पूरी तरह से अंगिका साहित्य का पूरा इतिहास आधिकारिक रूप से लिखा जाना चाहिए। बहुत लोग लिखा भी गया है, तो एक आए सरकार की तरफ से उठ के पब्लिकेशन की तरफ आए, वो पब्लिक डोमेन में आए, उनके 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 ग्रामर क्या हैं, उनके साहित्य क्या हैं, और डिफरेंट करिकुलम में उसको हम कैसे पार्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी भाषा के इतर अगर उसके अंदर भी अगर हम थोड़ी सी बिहार की भाषाओं को थोड़ी थोड़ी भी जगह दें, और ऐसा नहीं कि क्षेत्र विशेष को पढ़ाएं, तो मुझे लगा कि अच्छा प्रयास होगा। पुनः आपके किताबों पे हम वापस आते हैं। आपने नीतीश कुमार जी के लिए लिखा कि समाजवाद के आखिरी स्तंभ क्यों? आखिरी स्तंभ ये है कि आप देखिए, अब स्टार्ट कीजिएगा तो आप बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, और नीतीश कुमार के बाद आपको कोई नाम, बड़ा सा नाम नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा धुंधला आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम करेंगे लोग। वो आप पेन बिहार के क्षेत्र में एक इमेज की तरफ नहीं आएगा जिसने कि इतने शिद्दत से उस पॉलिटिक्स को, अब ये आदमी ये 1967 में जो लोहिया को सुनने गांधी मैदान में गए, कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स पर काम किया। कर्पूरी ठाकुर ने जो रिजर्वेशन लाया तो उस रिजर्वेशन फार्मूले पर काम किया कि कैसे जो क्रीमी लेयर है उसको कैसे अलग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ EBC के जो तबके जहाँ तक फिल्टर नहीं होता है। वो आदमी जो फिर आकर के NDA के साथ फिर वो अलायंस में जाता है। ये आखिरी स्तंभ इसलिए कि अब उनके बाद अब दूर दूर तक कोई बड़ा समाजवादी नेता नहीं दिखता है। एक आदमी जिसे आप देखिए कि अब JP मूवमेंट से जो आते हैं, ठीक है, 77 से चुनावी राजनीति में तरह से आए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ ही गए थे, भले नहीं जीते थे, 85 में जीत करके आते हैं और इतनी बड़ी केंद्र में रेलवे मंत्री बनते हैं, बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आखिरी स्तंभ नीतीश कुमार ही को ही मानता हूँ। उसके बाद दूर दूर तक, क्योंकि उन्होंने सेकंड जनरेशन, पहले भी चर्चा की, सेकंड जनरेशन किसी पॉलिटिशियन को उस तरह से कल्टिवेट नहीं किया, तो उस हिसाब से दूर दूर तक एक तिकड़ी थी रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार के बाद। और उसके बाद कोई समाजवादी पॉलिटिक्स को, एक धूर समाजवादी पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करने वाले पॉलिटिशियन चिराग पासवान का कहीं ना कहीं नहीं। चिराग, आप जब जो भी सारे डायनास्ट है ना, आप उनको उस तरह से नहीं मान सकते हैं ना। तेजस्वी, वो तब तो जिनके सारे पुत्र आए हैं, तो उनको अपनी एक तरह से उनको मुकाम, एक तरह से उन्होंने राजनीतिक मुकाम बना लिया अपने पिता के बदौलत पर। लेकिन एक वो अपना स्थान अर्न करना और एक वो उस हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। तो आप विरासत वाली पॉलिटिक्स में कहते हैं कि समाजवादी जितने पॉलिटिशियन के उनके पुत्र मैदान में हैं, कल को तिशांद्री दावा कर सकते हैं कि मैं भी समाजवादी हूँ। तो ये सब अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के दौर में चले गए हैं। एक जो इंडिपेंडेंटली, जिन्होंने, जैसे लालू प्रसाद इंडिपेंडेंटली बने नेता, नीतीश कुमार बने नेता, जिसके परिवार में कोई नेता नहीं है, एक नेता का जो निर्माण होता है, उस मयार वाले पॉलिटिशियन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब शानदार सेशन रहा आपके साथ, और तमाम तरह के हमारे दर्शकों को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार की राजनीति और तमाम पहलुएं और आपकी पुस्तक का जो विश्लेषण रहा, समझने की कोशिश रही, जो छोटी सी कोशिश रही, वो हम उसकी पहली सीढ़ी तक पहुँच पाने की कोशिश कर पाए होंगे। आपके इस समय के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। थैंक यू सो मच।